Hi guys, welcome back. My name is CS Shantanu Mandare and I welcome you all to the June 2023 amendments for the subject called as corporate funding and listing in stock exchange CS Professional Group 3। और जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी पहले ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो अमेंडमेंट्स हैं वो सभी सब्जेक्ट्स के मैं कंप्लीट कर चुका हूं और आपको PDF नोट्स एंड अमेंडेड वीडियोस जो हैं जून 2023 की वो सभी सब्जेक्ट्स की मिल चुकी हैं। एक बार अगर आपको फिर से याद दिला दूं, बिकॉज अगर आपने अपनी गूगल ड्राइव चेक नहीं करी है या मोबाइल ऐप जहां पे भी आप क्लासेस देख रहे हैं हमारी, वहां पे अगर आपने नहीं चेक किया तो जरूर चेक करिए। GMRC के अमेंडमेंट्स मैं करा चुका हूँ, नोट्स वगैरह आपको दे चुका हूँ, क्लासेस भी दे चुका हूँ, अमेंडमेंट क्लासेस। ड्राफ्टिंग में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, सो उसमें कोई चेंज नहीं है। एंड टैक्सेशन वी डोंट हैव एट दिस स्टेज, बट टैक्सेशन में अमेंडमेंट है, सो मेक श्योर आप उसको कंप्लीट करें। बिकॉज जो आप एक ग्रुप में करेंगे वो सिर्फ इस एक सब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं करेगा, तीनों को इफेक्ट करेगा और आपका स्कोर को भी इफेक्ट करेगा। तो कहीं भी कमी मत छोड़िए, कसर मत छोड़िए, पूरी जान लगा दीजिए। Coming on to the group number 2, I have done the amendment for SSC, MDD, CRIV and RCD। इन तीनों के ही amended notes जून 2023 के और amended classes में आपको दे चुका हूँ। अब हमारा ग्रुप 3 ही सिर्फ बचा है, जो कि अब आप देख रहे हैं कि स्टार्ट हो चुका है। कॉर्पोरेट फंडिंग से वी हैव स्टार्टेड, नोट्स तो इसके पूरे रेडी हो चुके हैं, बस क्लासेस भी अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देन आफ्टर वी मूव ऑन टू दी MDCS और उसके बाद IBC एंड IPR के जो अमेंडमेंट्स हैं उनको देख लेंगे। सो मोर और लेस हम ऑन द ट्रैक चल रहे हैं एंड बहुत जल्दी अमेंडमेंट्स कंप्लीट करेंगे। चलिए अब बात करनी स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी समय के बाद आई थिंक हमारी बात हो रही है और अब जब हम इस सब्जेक्ट को दोबारा से अमेंडमेंट्स के तौर पे स्टार्ट कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप डिटेल क्लासेस देख रहे हैं हमारी या हमारे फास्ट ट्रैक बैचेस देख रहे हैं जो कि हिंदी एंड कंप्लीट इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। बिकॉज अमेंडमेंट जो है उसी का ही कॉन्टिन्यूएशन है। तो सब चैप्टर्स में चेंजेस नहीं है, जो चैप्टर्स में ICSI के सप्लीमेंट के हिसाब से चेंजेस हैं उन्हीं को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चैप्टर 1 जिसका नाम है इंडियन इक्विटी एंड इन कंटेक्स्ट ऑफ द पब्लिक फंडिंग, सो इसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि जून 2023 के जो अमेंडमेंट्स हैं या जो अमेंडमेंट्स आप इस समय देख रहे हैं, इनका प्रोबेबली 80 से 85% जो है वो एक ही टॉपिक के ऊपर है, दैट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, सोशल फंड, सोशल यूनिट्स, इन्हीं के ऊपर जनरली बात करी गई है। हाँ ठीक है कि AIF वगैरह को भी यहाँ पे जोड़ा गया, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को उसके अंदर भी कैटेगराइजेशन किया गया है। बट एज आई सेड 80% ऑफ दीज अमेंडमेंट्स एक्चुअली रिलेट्स टू दी सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एक बहुत नया कंसेप्ट है। एंड द टाइम आई एम स्पीकिंग टू यू, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने बजट में 1920 का जब बजट बताया था तो उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया था। बट ऑब्वियसली चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती हैं, टाइम लगता है, उसके अपने चैलेंजेस होते हैं। तो जब हम बात आज कर रहे हैं तो इसका एक बेसिक फ्रेमवर्क आई थिंक अब सेटअप हो चुका है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन या जो इसके अंदर लिस्टिंग है वो अभी भी बाकी है। वो शायद आने वाले एक आध महीने में हो ही जाएगी वी सपोज। बट एट द मोमेंट जब हम ये अमेंडमेंट्स कवर कर रहे हैं एज ए सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अभी जो लिस्टिंग है वो नहीं हुई है। उसका जो फ्रेमवर्क है वो पूरा का पूरा तैयार हो गया है कि कैसे क्या एलिजिबिलिटी है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, क्या कंप्लायंस की चीज़ें हैं। और क्योंकि ये एक एक्सचेंज है और यहाँ से पैसा रेज किया जाएगा और सिक्योरिटीज़ के थ्रू ही ये सब कुछ होगा, मतलब सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी जो अपने यहाँ पे एंटिटीज़ को लिस्ट कराएंगे उनका ऑब्जेक्टिव यही होगा कि जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं के लिए पैसा रेज किया जाए। तो इसका रेगुलेटर जो है वो अगेन सेबी रहेगा। सो सेबी इसको भी रेगुलेट करेगा जस्ट लाइक एनी अदर कंपनी, IPO, FPO और द सिक्योरिटी मार्केट इन जनरल। SEBI will also regulate these social stock exchange और जो भी यहाँ पे लिस्टिंग होगी। तो उसी के बारे में और जानेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। बट आपको बता दूं कि ये कंसेप्ट भले इंडिया में अब आ रहा है या आप ऐसे कह दीजिए इसका फ्रेमवर्क तैयार है और अभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार है, पर बाहर के काफ़ी सारे देशों के अंदर ऑलरेडी सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लेके काफ़ी सारी कंपनीज हैं, काफ़ी सारा लिस्टिंग एंड मैकेनिज्म ऑलरेडी वहाँ पे चल रहा है। बट इट इज़ गुड दैट इंडिया इज ऑल्सो ज्वाइन दैट लिस्ट। और अब जब इसके बारे में बात करेंगे तो आई एम श्योर हमें और ज़्यादा क्लियरली चीज़ें समझ में आएंगी। एक चीज़ जो हमें बहुत बेसिक या लेवल तौर पे हमें समझनी है और आई थिंक समझ आ भी रही होगी, वो ये है कि ये कोई
वैसी स्टॉक एक्सचेंज नहीं है जो आप नॉर्मली IPO FPO में कहते हैं कि NSE BSE, ये उस तरीके की बात नहीं है। ये एक सेपरेट सेगमेंट है जिसका मोटिव, जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम किया जाए। अब वेलफेयर बहुत सारी चीज़ों से होता है। अब देखिए, अब CSR की डेफिनेशन आप पढ़ते हैं। अब ये ठीक है कि इस बार CSR को लेके इस सब्जेक्ट में ऐसा कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, बट अगर आप GMRC देखें और बाकी सब सब्जेक्ट्स देखें तो वहाँ पे अमेंडमेंट है कि CSR में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, अनस्पेंड पोर्शन को कैसे करना है, क्या करना है। मैं CSR की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो भी एक सोशल या सोसाइटी ड्रिवन स्कीम ही तो है। उसमें भी तो हम सोसाइटी के वेलफेयर के ही तो बारे में बात करते हैं। तो वो चीज़ें जो वहाँ पे है कि आपने भाई पावर्टी को इराडिकेट करना है, हेल्थ फैसिलिटीज़ को अच्छा बनाना है, एजुकेशन पे ध्यान देना है, तो यही आई थिंक कुछ बेसिक सोशल बातें हैं जिसका ध्यान या जिसका आई थिंक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे भी रहेगा। उसको अचीवमेंट करने का ऑब्जेक्टिव सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि जब ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज फॉर एग्जांपल अभी नहीं थे, कुछ समय तक इनके बारे में कोई जानता नहीं था, कोई बात नहीं हो रही थी, तो लोग डोनेशन नहीं देते थे। अब आप देखिए कि बहुत बार टीवी पे, रेडियो पे, ऑन द इंटरनेट बहुत बार आप ऐसे एडवर्टीजमेंट अक्रॉस आपको सामने देखते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि अगर आप फंडिंग देंगे हमें तो इस बच्चे की हम मदद करेंगे, या इनको हम आईज का ट्रीटमेंट कराएंगे, पैरों का ट्रीटमेंट कराएंगे, जो भी और बीमारियां हैं अनफॉर्चुनेटली वो सब होगा। तो वो भी वो काम कर ही रहे हैं, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये मानना है कि ट्रांसपेरेंसी का जो लेवल था वो उन सब चीज़ों में उतना नहीं था। बहुत बार आप ये सुनते भी हैं कि आपने पैसे किसी को, चैरिटी को दिए, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे हम कुछ भी हैं, एक इंसान होने के नाते इंसान होने का दर्द तो समझते ही हैं। तो अगर हमसे बन पड़ता है कुछ करने का तो ज़रूर हमें करना चाहिए। तो आपने मान लीजिए कुछ भी पैसे किसी को दान दिए कोई पर्पज़ के लिए, सोसाइटी ड्रिवन पर्पज़ के लिए, और आपको बाद में पता चला कि यार ये पैसे तो सही जगह इस्तेमाल नहीं हुए हैं। तो आई थिंक पैसों का शायद दुख बात का है, बट एक मिसट्रस्ट यानी धोखे का जो दुख है वो ज़्यादा होता है, और उससे शायद हम फिर ज़रूरतमंद लोगों की भी मदद बहुत बार नहीं कर पाते हैं जो कि जेन्युइन होते हैं। तो वो आई थिंक एक चीज़ ज़रूर थी गवर्नमेंट के दिमाग में, तो उन्होंने इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक स्टेप लिया है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है और ना ही मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इसके आने के बाद सब सुधर जाएंगे या सब कुछ सही होगा, बट धीरे धीरे चीज़ें होंगी। तो आई थिंक हम उम्मीद कर सकते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बात होगी। अभी ये जितना भी मैंने आपको अभी बताया है, एक वर्ड नहीं पढ़ा मैंने इस नोट से जो आपके लिए बनाए गए हैं, बट पूरा का पूरा जो चैप्टर है या जो पूरे अमेंडमेंट्स हैं, इसका पूरा का पूरा ये क्रक्स है जो मैंने आपके सामने कुछ ही देर में रखा है। अब हम बात करने शुरू करेंगे इसके बारे में कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो कहते हैं कि सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, सो ICDR थर्ड अमेंडमेंट जब लाया गया तो उसके जरिए ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज का जो कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करने की बात करी गई। तो कहते हैं कि सेबी वाइड नोटिफिकेशन 25 जुलाई 2022 has amended the provision of SEBI ICDR and inserted a chapter 10A under SEBI ICDR regulations. So obviously ये बदलाव आया, चेंज करने की बात जो थी वो यहाँ पे कही गई, और जिस कंटेक्स्ट में बात हो रही थी वो थे सोशल स्टॉक एक्सचेंज, राइट, जो मैं आपको अभी कुछ देर पहले बता रहा था। अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक वर्ड है, बट इसके अंदर 3 कैटेगराइजेशन बनाए गए हैं। एक वो NGOs होंगे या NPOs होंगे जो सिर्फ NPO होने के नाते यहाँ पे लिस्ट अपने आप को करा लेंगे, उनके अंदर कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। दूसरी कैटेगरी वो होगी जो NGOs सेकंड कैटेगरी में आएंगे, वो होंगे जो NGOs तो हैं बट उनकी सिक्योरिटी की लिस्टिंग होगी सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे और उनको ट्रेड किया जाएगा। इसका कंसेप्ट मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो पहले वो हैं जो सिर्फ लिस्ट हो जाएंगे, कुछ और नहीं होगा, आप कहेंगे कि ये लिस्टेड है, बात खत्म। दूसरे हैं कि जो लिस्ट भी होंगे तो उनके अंदर बाय सेल एंड जो नॉर्मल एक ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन होती है वो हुआ करेगी, तो वो सेकंड कैटेगरी है। ये दोनों नॉट फॉर प्रॉफिट की कैटेगरी है। जो थर्ड कैटेगरी है वो कैटेगरी है जो विद प्रॉफिट की कैटेगरी है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो कि इस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी। सो टेक्निकली सोशल स्टॉक एक्सचेंज का जो कंसेप्ट है ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पहले वो NGOs हैं जो सिर्फ यहाँ पे आके लिस्ट होंगे, दैट्स इट, राइट। सेकंड वो हैं जो लिस्ट भी होंगे और जिनके कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे ट्रेड करी जाएंगी, यहाँ पे उनकी भी लिस्टिंग होगी। थर्ड कैटेगरी वो है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होंगे जो फॉर प्रॉफिट कैटेगरीज हैं, बट यहाँ पे भी जो प्रॉफिट जनरेट होगा थर्ड कैटेगरी के अंदर वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर्स की फीस में या सैलरी में जाएगा,
यूटिलाइज तो वो भी इसी पर्पज से होगा, बिकॉज ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिए ये है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो कोई भी काम हम यहाँ पे जहाँ पे सोसाइटी जुड़ जाती है वहाँ पे फिर प्रॉफिट नहीं रहता है ना। सोसाइटी की जब आप मदद कर रहे हैं तो प्रॉफिट आपका शायद एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बट वो एकदम टूवर्ड्स एंड होगा। पहले होगा वेलफेयर करना। तो आई थिंक तीनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये चीजें आपको समझ में आएंगी। तो कहते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज मीन्स अ सेपरेट सेगमेंट। तो ये एनएससी बीएससी वाली बात नहीं, अलग से ही है। of recognized stock exchange having a nationwide terminals permitting to register not for profit organization or list the securities issued by not for profit। तो क्या कह दिया कि रजिस्टर करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट को भी है, और साथ साथ ये भी कर सकते हैं कि कोई ऐसा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो लिस्ट भी हो रहा है बट साथ साथ उसकी सिक्योरिटीज भी इशू हो रही है, यानी सिक्योरिटीज में परचेज सेल ट्रेड ये सब कुछ भी हो रहा है। तो दो कैटेगरीज के बारे में यहाँ पे जरूरी बात है। और जो तीसरी कैटेगरी है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो विद प्रॉफिट है। तो ये तो एनजीओज हैं अपने आप को नॉट फॉर प्रॉफिट कह रहे हैं, वो अपने आप को नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं कहेगा। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ ये। अब ये जो सोशल सिक्योरिटी एक्सचेंज है इसके प्रोविजंस कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होंगे। तो कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग ओनली टू ओनली गेट रजिस्टर्ड विद सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो पहली कैटेगरी वो है, वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर होने की बात है एनजीओज वगैरह की, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज के साथ कि हाँ जी हमने अपना वहाँ पे रजिस्टर्ड करा रखा है। आई थिंक आने वाले दिनों के अंदर में भी गवर्नमेंट अभी प्रोसेस और रिफाइन होगा। एज ए सेड, जब आप देखिए कंपनीज एक्ट 2013 आया तो उसके कितने समय के बाद एनसीएलटी एप्लीकेबल हुआ, उसके कितने समय के बाद अमेंडमेंट्स आते गए और आज तक अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। साल शुरू होता नहीं है, एक आध महीना भी नहीं बीतता है और उस साल का भी अमेंडमेंट आ जाता है कंपनीज एक्ट के अंदर। तो ये भी बहुत रिलेटिवली नया कंसेप्ट है और अभी ये 100% एप्लीकेबल भी नहीं हुआ है। तो जितना भी आपके कोर्स में है वो भी बहुत लिमिटेड है, क्योंकि अभी इसके बारे में गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं, टैक्सेशन का कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बट जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर रह के काम करना है वो ज़रूर क्लियर है। तो पहली कैटेगरी वो एंटिटीज़ की है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट है और अपने आप को उन्होंने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड करा लिया। तो वो लिख देंगे अपने डॉक्यूमेंट्स में कि वी आर, जो एनजीओज होंगे वो लिख देंगे कि वी आर रजिस्टर्ड विद सोशल स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्ट्रेशन नंबर फलाना फलाना, बस। सेकंड कैटेगरी वो है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये रजिस्टर्ड भी हैं और पैसे भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज जरिए रेज करेंगे। कैसे रेज करेंगे, कोई इनकी सिक्योरिटी लेगा तभी तो भाई पैसा इनके पास आएगा। तो सेकंड कैटेगरी वो सोशल एंटरप्राइजेस की है, नॉट फॉर प्रॉफिट की है, जो कि ना ही सिर्फ रजिस्टर्ड हैं बट डेफिनेटली यहाँ से पैसे भी रेज करना चाहते हैं। थर्ड कैटेगरी जो मैं आपको बता रहा था वो है फॉर प्रॉफिट। अब देखिए ऊपर में क्या लिखा है, नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट। तीसरी क्या हो गई, फॉर प्रॉफिट। ये गलत नहीं है, ये मत सोचना कि यहाँ नॉट मिसिंग है, ये है लॉ के अंदर फॉर प्रॉफिट। फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज सीकिंग टू बी आइडेंटिफाइड एज सोशल एंटरप्राइज अंडर द प्रोविजन ऑफ द चैप्टर। मतलब ये वो एंटिटीज हैं जो कि पैसा बना रहे हैं यानी प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, बट इनका ये कहना है कि प्रॉफिट हम भले जनरेट तो कर रहे हैं बट 1 रुपया भी खुद नहीं लेंगे, सारा का सारा पैसा हम सोसाइटी को ही देंगे। हम खुद एनजीओज क्या करते हैं, एनजीओ भी तो यही करते हैं भाई। एनजीओ का जो बेसिक कंसेप्ट होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी तो यही है कि डिविडेंड वगैरह वो नहीं देते, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं रादर देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कुछ बेसिक सी बात है उसके बारे में। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भले हम प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हैं बट जो हमारा प्रॉफिट आएगा ना वो हम लेंगे नहीं, हम सोसाइटी में ही दोबारा से उसको री इन्वेस्ट कर देंगे। तो इनका एंटिटी स्ट्रक्चर अलग है बट ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि सोसाइटी की मदद करनी है, तो इसीलिए इसको थर्ड कैटेगरी में इंक्लूडेड रखा गया है। तो एक बेसिक फ्रेमवर्क है, एक बेसिक क्राइटेरिया है जिसपे सोशल स्टॉक एक्सचेंज या उसके जो मैकेनिज्म है वो काम करेगा। मूविंग फॉरवर्ड कहते हैं कि कैसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे हमें आना है और क्या कौन लोग यहाँ पे आके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कहते हैं कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज अभी फिलहाल के लिए इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे नहीं आएंगे। इंस्टीट्यूशन मतलब क्या, कौन हो गया, बैंक हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, ये सब हो गए। नॉन इंस्टीट्यूशनल कौन हो गया, जनरली HNI, हाई नेटवर्क, अल्ट्रा HNI, वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि देखो जैसे कि मैं अपनी बात बताता हूँ आपको, हो सकता है आप भी इसी कैटेगरी में, और भाई मैं रिटेल इन्वेस्टर हूँ, ठीक है। अब आप ये सभी जानते हैं, मैंने शायद प्रीवियस क्लासेस में भी बताया और ये बात बिल्कुल सही है कि एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई बीन डूइंग 2 थिंग्स। फर्स्ट इज कि मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, सेकंड आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट फुल टाइम कोचिंग भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो
इतना करने के बाद मैं यही बोलूँगा कि भाई जो मुझे थोड़ी बहुत मेरी सेविंग है, मैं सोचता हूँ कि ठीक है चलो उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, बट स्टिल आई कैन नॉट प्रॉब्ली टेक रिस्क कि मैं सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दूँ। आई एम नॉट अ ट्रेडर, राइट। तो हमारे पास जितने भी मीन्स हैं, लाइक मिडिल क्लास के पास जितने भी मीन्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, राइट। तभी वो अपने आप को मिडिल क्लास कहता है सपोज। तो वो सारा का सारा रिस्क यहाँ पे नहीं लेना चाहेगा, और ये क्योंकि बड़ा रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट है, टैक्सेशन को लेके बाकी चीज़ों को लेके इसमें क्लैरिटी भी बहुत ज़्यादा आनी बाकी है। तो रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास ऑलरेडी मीन्स कम है वो इतना रिस्क शायद नहीं ले सकता, और उसको इतना रिस्क लेने देना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स को फॉर द टाइम बिंग, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए है, फॉर द टाइम बिंग इसमें अलाउ नहीं किया गया है कि भाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या ये HNI वगैरह हैं, करोड़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनके पास रिसोर्सेज है पता लगाने की कि मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। बट रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है बहुत बार, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करते हैं, मैं कह रहा हूँ जनरली क्या करता है कि भाई ठीक है फलाना ये बंदे ने किसी शेयर में पैसा लगाया, उसको बहुत फायदा हो गया, उसने हमें ये बात बताई आगे। अब हमने भी ये सोचा यार चलो ठीक है, सब ऐसा नहीं करते बट ज़्यादातर लोग, चलो ठीक है मैं भी इसमें लगा देता हूँ पैसे। अब उसको तो फायदा हो गया, वो फायदा लेके निकल गया, बट हम वहाँ पे फंस गए। होता है कि नहीं होता बहुत बार ऐसा, और इसकी वजह से अब देखिए कितना लॉस हो जाता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को अभी थोड़ी आई थिंक समझ की ज़रूरत है, और पढ़ने और आई थिंक नॉलेज की ज़रूरत है इस कंसेप्ट को लेके, इसलिए ऐसी बात कही गई है। आने वाले दिनों में हो सकता है और इसका जो डोमेन है वो वाइड किया जाए, तो ये यहाँ पे बात कही गई है। और जहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात है तो कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और फॉर प्रॉफिट टू बी आइडेंटिफाइड एज सोशल एंटरप्राइज शैल एस्टैब्लिश प्रिमेसी ऑफ सोशल इंटेंट। दूसरा कोई सवाल ही नहीं है, एक ही मेरे दिमाग में ऑब्जेक्टिव है कि मैंने CS क्लियर करना है, दूसरा कुछ भी नहीं है मेरे दिमाग में। मुझे हर जगह सिर्फ यही दिखता है कि मेरे नाम के आगे CS लग जाए। तो क्या ये एक ऑब्जेक्टिव है? ऐसे इनका भी एक ऑब्जेक्टिव है कि सोसाइटी वेलफेयर। अब भाई सोसाइटी वेलफेयर कैसे हो सकता है? तो कहते हैं इनमें से कुछ भी आप करिए, इरेडिकेशन हंगर, भूखमरी जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, गरीबी को हटाने की कोशिश करें। बहुत लोगों को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, बच्चों को स्पेशली तो आगे जाके दिक्कत होती है, फीमेल्स को आगे जाके दिक्कत होती है, एवरीबडी अक्रॉस। इनइक्वालिटी, हेल्थ को प्रमोट करें, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, सैनिटेशन के बारे में, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मैं देखो पानी भले हमें लगता है कि हमारे पास बहुत है, बट बहुत वैल्यू है पानी की, क्योंकि आप देखिए बहुत बार जब हम ट्रैवल करते हैं तो एट टाइम शायद ऐसा होता हो कि पानी हम कोई भी कंज्यूम कर ले, वैसे तो चाहिए हमें कि अगर हम घर से ले जा सकते हैं या बाहर से ले सकते हैं तो वही ले पानी, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत बीमारियां ऐसी होती हैं जो पानी की वजह से होती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ का ध्यान रखें। तो वो सेफ पानी सभी लोगों को प्रोवाइड करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एजुकेशन को बढ़ावा देना, लाइवलीहुड को प्रमोट करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, आर्ट कल्चर के बारे में, और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, उसको स्प्रेड आउट करना, ये सब सोशल एक्टिविटीज़ हैं जो कि सोशल एंटरप्राइजेस कर सकते हैं। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि हम यहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज जब हम ये सब बात कर रहे हैं तो ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो पहले नहीं होता था, जो मैं आपसे भी कुछ देर पहले भी कह रहा था। यही सब काम तो नॉर्मल चैरिटीज़ भी करती हैं, बट जो फ़र्क है, अगर सवाल ये है कि भाई फिर फ़र्क क्या रहेगा, तो बस ये एक बेटर रेगुलेटेड चैनल है, और गवर्नमेंट का मानना है कि इससे इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सकता है, और जो फंडिंग है वो ईजिली अवेलेबल करी जा सकती है। यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से इसको लाया जा रहा है। ये ठीक है कि अब गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है कि कैसे लोगों को इस तरफ अट्रैक्ट किया जाए, तो वो आई थिंक एक ऑप्शन उसमें ये भी है कि टैक्स के कंसेशन ज़्यादा दिए जाएँ। तो जनरली बहुत बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, आप जब चैरिटीज़ में पैसे देते हैं तो बहुत बार उसका 50% आपको टैक्स रिडक्शन मिलता है, बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम 100% देंगे। तो ये बात है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए अब इसकी जो कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी हमें क्या क्या पेपर वर्क देना है इससे पहले हम अपने आप को या किसी भी ऐसी बॉडी को जो कि सोशल एरिया में काम करती है उसको यहाँ पर रजिस्टर करा सकें, उसके बारे में बात करी गई है। बट सिर्फ इतना ही कहा गया है कि सेबी स्पेसिफाई करेगा समय समय पे, कोई लिस्ट नहीं दी गई है। ऐसा ना सोचें कि सर ने लिस्ट वाला टॉपिक यहाँ से हटा दिया, वो है ही नहीं आपके कोर्स में फिलहाल एट द मोमेंट। जब हम बात करें तो उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, क्योंकि मैं आपसे बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि ये कंसेप्ट बहुत नया है, बहुत रिलेटिवली न्यू है, तो चीज़ों को आने में टाइम लगेगा, बट आई एम श्योर इसके ऊपर जल्दी काफ़ी क्लैरिटी आएगी। So not for profit organization shall mandatorily seek registration with the social stock exchange before it raise funds through the exchange.
provided that a not-for-profit organization may choose to register on the social stock exchange and not raise funds through it. तो दोनों ही तरीके के not-for-profit organization है, एक वो है जो यहाँ पे सिर्फ रजिस्टर्ड होंगे, एक वो है जो रजिस्टर्ड होने के साथ साथ यहाँ से फंड्स की भी रेजिंग करेंगे। जहाँ तक प्रोटोकॉल की बात है तो कहते हैं कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी रजिस्ट्रेशन की, अगर आपको सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को रजिस्टर कराना है या चलिए ट्रेड भी करना है यहाँ पे अपनी सिक्योरिटीज़ के अंदर, तो जो सेबी की गाइडलाइंस हैं जो समय समय पे इशू करी जाएंगी उसको आपको फॉलो करना होगा और उसी के अकॉर्डिंगली जो लिस्टिंग है या जो फंड रेजिंग का पूरा काम है वो किया जाएगा। The social stock exchange may specify eligibility requirements for registration of a not-for-profit in addition to the minimum requirements specified by SEBI। तो क्योंकि ये हमने ऊपर पढ़ा, ये एक सेपरेट सेगमेंट है, ये कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि एक IPO FPO जैसी चीज़ है। तो जो नॉर्मल सोशल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं एंड सेबी के जो एक नॉर्मल लॉज हैं कि भाई अगर आपको लिस्ट होना है, फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, चाहे IPO है चाहे FPO है, तो आपके बोर्ड पे कोई ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो कि इकोनॉमिक ऑफेंडर है। फॉर एग्जांपल आपकी नेटवर्थ जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ें भी एप्लीकेबल यहाँ पे होंगी। बट उसके अलावा ओवर एंड अबव दैट सोशल स्टॉक एक्सचेंज की जो अपनी गाइडलाइंस है उसके बेसिस पे भी कुछ चीज़ें यहाँ पे डाली जा सकती है इन टर्म्स ऑफ द एप्लीकेबिलिटी। कैसे फंड्स आप रेज कर सकते हैं, तो कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रेज द फंड्स थ्रू इशू ऑफ जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। देखिए जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये पहली बात, क्योंकि आप देख रहे हैं जीरो कूपन है, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे तो ये डेट सिक्योरिटी है, जस्ट लाइक ये डिबेंचर्स नहीं है बट जस्ट लाइक डिबेंचर ये डेट सिक्योरिटी है जो कि काफ़ी डिस्काउंट पे इशू करी जाएगी एंड मेच्योरिटी जब हो जाएगी तो अच्छे खासे पैसे आपको वापस भी मिलेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि मान लीजिए कोई सिक्योरिटी आपको 50 रुपये की मिल गई बट जब उसकी मेच्योरिटी 5 साल के बाद हुई फॉर एग्जांपल, तो वही चीज़ आपको 250 रुपये में वापस मिली। मतलब इन द सेंस आपने 50 रुपये में उसको खरीदा बट जब उसकी मेच्योरिटी हुई तो आपको 50 की जगह 250 रुपये मिले। तो ये एक ऐसा जरिया है जिससे कि ये फंड्स रेज करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी फंड्स रेज करे जा सकते हैं और समय समय पे सेबी जो है अलग अलग नॉर्म्स को स्पेसिफाई करेगा, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बताएगा जिसके जरिए पैसे रेज करे जाएंगे। प्रॉफिट तो ऊपर की बात थी नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए। अब जो फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेज है जो हमारी थर्ड कैटेगरी है वो कैसे फंड्स रेज करेंगी, तो कहते हैं वो इक्विटी शेयर्स वगैरह इशू कर सकते हैं, डेट सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं, बट कुछ भी इशू करें जो पैसा यहाँ से इकट्ठा होगा वो सारा का सारा सोशल सिक्योरिटी सोशल वेलफेयर के लिए ही इस्तेमाल होगा। नॉर्मली अब IPO FPO में क्या देखते हैं कि भाई एक प्रोस्पेक्टस होता है, उसके अंदर कंपनी बताती है कि आप हमें पैसा देंगे जब IPO या FPO के जरिए, तो ये पैसा हम यहाँ लगाएंगे, ये एसेट खरीदेंगे, अपनी R&D को बेटर बनाएंगे या लेट्स से अपनी प्रोडक्ट को और डाइवर्सिफाई करेंगे। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। जो पैसा आप यहाँ से ले रहे हैं एक्सचेंज के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए, उस सारा का सारा, चाहे आप दोबारा से बोल रहा हूँ, चाहे आप नॉट फॉर प्रॉफिट हैं चाहे आप फॉर प्रॉफिट हैं, अगर आप पैसे रेज कर रहे हैं तो आपको सोशल सिक्योरिटी जो ऊपर हमने बात करी है उसी के अंदर ये पैसा इन्वेस्ट करना है। और ये वो कटिंग है उस स्पीच की जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट के दौरान 2019 के दौरान दी थी, जहाँ पे उन्होंने सबसे पहली बार सोशल स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र किया था और उसके बाद से ही ये काम होना शुरू हुआ और धीरे धीरे उस पर हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। जितनी भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज होंगे सभी को अपने पास एक गवर्निंग सोशल स्टॉक गवर्निंग काउंसिल जो है वो बनानी होगी, जिसमें बताया जा रहा है कि कम से कम 7 लोग होंगे, 7 मेंबर्स होंगे और वो अलग अलग स्ट्रीम से आएंगे। क्योंकि देखिए पैसा खर्च करना है एक अलग बात है बट सही जगह खर्च होना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पैसे खर्च करते जा रहे हैं बट उसका कोई फ़ायदा सोसाइटी में दिख नहीं रहा है। कोई भी नहीं कह रहा पैसे खर्च तो हो रहा है बट उसका बेनिफिट जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं रहा है। तो बताइए फिर क्या ऑब्जेक्टिव रह गया, फिर तो आप कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोग जो समझते हों कि किस चीज़ की कब और कितनी रिक्वायरमेंट है। और आप देखिए कि जब हम CSR के कंसेप्ट के बारे में भी बात करते हैं तो ऐसे नहीं कहते कि कंपनी खुद कर ले, बहुत बार ये कहा जाता है कंपनी एक ऐसे ट्रस्ट को अपने साथ जोड़े जो कि समझता हो एक जगह की रिक्वायरमेंट और उसके हिसाब से भी प्लान आउट करे कि कैसे क्या करना है, ये चीज़ आपको भी पता होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो कहते हैं कि सेबी ने सर्कुलर जो इशू किया 13 अक्टूबर को, उसमें उन्होंने लिखा कि हर सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है एक सोशल स्टॉक गवर्निंग काउंसिल का गठन करेगी, बनाएगी। सो एवरी SSE यानी सोशल स्टॉक एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट सोशल स्टॉक गवर्निंग काउंसिल। द STC यानी सोशल
social exchange governing council shall comprise of individuals who have experience who can contribute to the development of the exchange and a minimum of 7 members. और वो अलग अलग जगह से आएंगे, कुछ इसमें ऐसे आएंगे मेंबर्स जिन्हें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसे आएंगे जिनको टेक्निकल चीज़ें पता हैं, जैसे कि आप हो सकते हैं फॉर एग्जांपल सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या कर सकता है, क्या कंप्लायंस है, क्या पेपर वर्क है। कोई ऐसे होंगे जो फिलंथ्रॉपिक होंगे जिन्होंने पैसा दिया है और उन्हें पहले पता है कि किस हिसाब से सोसाइटी का बेनिफिट किया जा सकता है। अलग अलग स्ट्रीम से मतलब लोग आएंगे जो कि अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देंगे। साथ साथ उनके साथ साथ ऑब्वियसली कुछ और लोग भी होंगे जो उन्हें सपोर्ट करेंगे इस पूरे फंक्शन के दौरान, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कहा जाएगा। और सब लोग सारे के सारे ये 7 लोग जो मिनिमम है और उसके साथ जो और सपोर्टिंग स्टाफ होगा मिलजुल के इस एक्सचेंज को, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड रेजिंग हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा रेज किया गया है वो सही कामों के लिए यूटिलाइज हो सके। तो यही चीज़ सोशल स्टॉक एक्सचेंज के पूरे इस चैप्टर नंबर 1 के अमेंडमेंट के दौरान जो है वो बताई गई है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जो कि REIT INVIT के कंसेप्ट के ऊपर बात करेगा। बट इसको मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा। ये एक्चुअली चैप्टर 2 ही नहीं है, चैप्टर 3 भी है, बिकॉज आपको पता होगा चैप्टर 2 और 3 जो है वो REIT INVIT के बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में हम बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट ये जो आपने देखा ये पार्ट नंबर 1 था, एंड इसके अंदर हमने आपने जैसे कि देखा कि हमने सारी की सारी बात करी कि कैसे जून 2023 अमेंडमेंट्स पे हमने सभी सब्जेक्ट्स के अमेंडमेंट कंप्लीट करा दिए हैं और अब कॉर्पोरेट फंडिंग के अमेंडमेंट शुरू कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की बात मेरी समझ में आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बट भूलिएगा मत कि हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मोबाइल ऐप पे अवेलेबल होंगे जून 2023 के लिए, तो उसको डाउनलोड आप कर लीजिए। मोबाइल ऐप का नाम है शांतनु एंड तान्या अकेडमी, उसको डाउनलोड कर लीजिए आप। और सभी सब्जेक्ट्स के डिटेल एंड फास्ट ट्रैक बैचेस जो है वो हमारे पास अवेलेबल है इन नॉर्मल हिंदी एंड इंग्लिश, जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, एंड इन कंप्लीट इंग्लिश, जहाँ पे मैंने एज सच पूरी क्लासेस के अंदर अमेंडमेंट्स अलग हैं बट पूरी क्लासेस के अंदर मैंने एक भी हिंदी का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है। सो एनीबडी जिसको हिंदी समझने में थोड़ा सा भी इशू है वो इंग्लिश कंप्लीट इंग्लिश बैचेस को भी इनरोल कर सकता है। Thank you so much once again for choosing Shantanu and Tanya Academy. I'll see you on the other side with the chapter number 2 and 3 for June 2023 amendment. Thank you.